अब फर्दर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डीप डाइव करके देखिए तो यहाँ पे कंपनी को जो लॉस हो रहा है यार, वो लॉस मेनली डेप्रिसिएशन की वजह से हो रहा है यार। आप देख रहे हैं कंपनी को जो लॉस है वो मेनली डेप्रिसिएशन की वजह से हो रहा है। और ये डेप्रिसिएशन क्यों अराइज हो रहा है? क्योंकि कंपनी ने प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट करके रखे होंगे यार। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हिसाब से आपको लग रहा है कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए सही नहीं है, लेकिन वहीं पे जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में गौर करते हैं तो आपके सामने पिक्चर अराइज होता है कि नहीं, एक कंपनी कैश जनरेट कर रही है यार। हे एवरीवन, वेलकम टू एफएनओ मंत्रा। मैं हूं सीएमए सिद्धार्थ सिन्हा, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है या क्यों एक इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ साथ है कैश फ्लो स्टेटमेंट भी पढ़ना चाहिए। लेट्स बिगिन। सबसे पहले समझते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक फाइनेंशियल रिपोर्ट है जिससे आपको ये समझ में आता है कि किसी कंपनी के अंदर कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो कैसे हो रहा है यार। उस कंपनी के अंदर पैसे कहाँ से आ रहे हैं और वो पैसे कैसे खर्च हो रहे हैं, ये सारी बातें आपको पता चलता है कैश फ्लो स्टेटमेंट से यार। जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट को पढ़ते हैं यार तो आपको ये भी समझ में आता है कि उस कंपनी के अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितने पैसे जनरेट हो रहे हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कितने पैसे जनरेट हो रहे हैं या उसमें जा रहे हैं, और फाइनली कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कितने पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं यार। किसी पार्टिकुलर कंपनी के कैश फ्लो को कैश फ्लो स्टेटमेंट को आप किसी दूसरे कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट से कंपैरिजन करते हैं तो पता चलता है कि इस कंपनी की जो फाइनेंशियल स्थिति है दूसरे कंपनी के कंपैरिजन में कैसी है यार। कैश फ्लो स्टेटमेंट से आपको यह भी समझ में आता है कि किसी पार्टिकुलर पीरियड में यार कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति कैसी रही है या प्रेजेंटली कैसी है यार। अब समझते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को पढ़ना क्यों जरूरी है यार। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है अक्रूवल प्रिंसिपल पे यार। अक्रूवल प्रिंसिपल का मतलब होता है दोस्तों कि जैसे जैसे इनकम या एक्सपेंसेस इनकर होते हैं यार वैसे वैसे हम इन आइटम्स को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते रहते हैं यार। अब अक्रूवल प्रिंसिपल को समझाने के लिए मैं एक सिंपल एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूँ। मान लेते हैं कि एक कंपनी है एबीसी यार। तो एबीसी क्या करती है कि मतलब साल भर में 100 करोड़ का सेल करती है यार। अभी 100 करोड़ में 70 करोड़ का उसका जो सेल है डेट इज इन कैश है, और इसमें जो 30 करोड़ है डेट इज ऑन क्रेडिट है। मतलब कि कंपनी जितना भी सेल की है उसमें से 70 करोड़ कैश में है और 30 करोड़ है उधारी पे यार। अब देखिए क्या होगा कि कंपनी यदि 100 करोड़ का सेल करेगी तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होगा कि 100 करोड़ की एंट्री चली जाएगी कि कंपनी ने 100 करोड़ का सेल किया है यार, ठीक है। लेकिन ये जो 30 करोड़ है दोस्तों ये जो 30 करोड़ है इसका एंट्री ट्रांसफर होता है बैलेंस शीट में ट्रेड रिसीवेबल में यार। तो देखिए एक्चुअली कंपनी ने 100 करोड़ का सेल किया है यार, लेकिन कंपनी के गल्ले में केवल 70 करोड़ ही आया है, 30 करोड़ उधारी पे रह गया है यार। ये आइटम हुआ। दूसरा क्या होता है कि कंपनी क्या करती है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिप्रिसिएशन चार्ज करती है यार। और भी कई नॉन कैश आइटम होते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज होते हैं यार। अब देखिए डिप्रिसिएशन क्या है कि मान लो कि आपने 100 करोड़ किया, चाहे मान लेते हैं कि आपने 20 करोड़ किया, आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा है यार, ठीक है। तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक साथ 20 करोड़ को चार्ज नहीं करते हैं, आप 10% के हिसाब से या 15% के हिसाब से हर साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको चार्ज करते हैं। तो
इसका भी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है यार। हालांकि ये नॉन कैश आइटम है, और नॉन कैश आइटम में और कई आइटम हैं, जैसे कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज है, गुडविल रिटेन ऑफ है, अंडरराइटिंग कमीशंस है। तो ये जितने जो नॉन कैश आइटम रहते हैं, इनकी एंट्री तो इसमें होती है यार, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होती है यार, लेकिन ये कैश को प्रभावित नहीं करते हैं आपको है। तो होता क्या है कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, और कंपनी के पास जो कैश होता है, इन दोनों में अंतर होता है यार। कहने का मतलब है जो कंपनी की जो पीएनएल होती है और कंपनी का जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, दोनों के जो फिगर होते हैं उसमें अंतर होता है। नाउ सी, अब इन आइटम्स की वजह से डिप्रिसिएशन हो गया, गुडविल हो गया, ट्रेड रिसीवेबल हो गया, जो पीएनएल का जो फाइनल फिगर होता है और जो कैश फ्लो का फाइनल फिगर होता है, इन दोनों में अंतर होता है यार। और जब इन्वेस्टिंग पर्पस के लिए जब आप केवल पीएनएल को देख के इन्वेस्टिंग करने के बारे में सोचते हैं, तो आपको कंपनी के बारे में ट्रू पिक्चर नहीं मिलता है यार। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ साथ है कैश फ्लो स्टेटमेंट को भी पढ़ते हैं, तब आपको पता चलता है कंपनी का ट्रू पिक्चर है। जैसे मैं यहाँ पे डिटेल में बाद में आऊँगा, एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले समझते हैं कि अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में और क्या क्या होते हैं यहाँ। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में दोस्तों, कैश फ्लो स्टेटमेंट के 3 पार्ट होते हैं यार। जैसे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो जो कैश फ्लो बनता है दोस्तों, उसमें ये 3 मेजर हेड होते हैं यार। जैसे मैं यहाँ पे एक सैंपल फॉर्मेट बना के रखा हूँ। देखिए, इस वाले फॉर्मेट को आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सीए के स्टूडेंट नहीं है। यहाँ पे जो भी चीजें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इन्वेस्टिंग पर्पस से कर रहा हूँ, और इस वीडियो को मैं उसी नजरिए से एक्सप्लेन करूंगा। तो इस तरह से इसका फॉर्मेट बनता है दोस्तों। पहले आता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकेंड रहता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और थर्ड रहता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब इस चीज को समझाने के लिए, इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल रख रहा हूँ। सपोज आपको एक कंपनी खड़ी करनी है, एंड दिस कंपनी इज अबाउट सेलिंग सम इन्वेंट्री यार। मतलब कि इस कंपनी के अंदर में आप कोई प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, ठीक है। अब सी, यदि आप कंपनी खड़ा करना चाहते हैं, तो उसके अंदर क्या रहेगा, आपका इंटेंशन है इन्वेंट्री को बाय करना और सेल करना। अब इन्वेंट्री को बाय सेल करने के लिए आपको कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत पड़ेगी। तो उसमें आप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए आप प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग में इन्वेस्ट करेंगे। और यदि प्लांट, मशीनरी, लैंड में यदि आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसके लिए आपको कैपिटल की जरूरत होगी यार। तो देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट को इस तरह समझिए कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, फाइनेंस रेज करेंगे यार। तो फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज होंगे, उससे जो कैश जनरेट होंगे, आएंगे या वो जाएंगे, वो सब फॉलो करेंगे इसमें कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। यार मतलब कि फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो होगा, वो सब सारे आएंगे इस वाले हेडिंग में, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। चलिए, अब आपके पास फाइनेंस आ गया, कैपिटल आ गया, अब क्या करेंगे, आप करेंगे इन्वेस्टिंग है। तो इन्वेस्टिंग किस में करेंगे, हो सकता है कि आप लैंड खरीदेंगे, बिल्डिंग खरीदेंगे, प्लांट एंड मशीनरी खरीदेंगे। तो इन सब सारे चीज़ों में, या हो सकता है कि आप शेयर में इन्वेस्ट करें, ये भी हो सकता है। तो इन्वेस्टिंग से रिलेटेड जितने भी कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो होता है, वो सब जाते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। अब इसमें एग्जांपल क्या हो सकता है, परचेज ऑफ लैंड, परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ मशीनरी, प्रोसीड्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, ये सारे आइटम जाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी।
और किसी भी कंपनी की जो मेन एक्टिविटी होता है दोस्तों, जिसे हम कोर एक्टिविटीज बोलते हैं, वो होते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और जो मेन जो कैश जनरेट होते हैं कंपनी को, इसी एक्टिविटीज से होते हैं। तो कंपनी के कोर एक्टिविटीज से रिलेटेड जितने भी कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो होगा, वो सारे जाते हैं इस वाले सेगमेंट में, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिख के रखा हूँ, जस्ट एक सेकेंड। अब देखिए, अब मेरे साथ आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये किस में जाएगा, इसमें नहीं, आगे वाला में चलते हैं। देखिए यहाँ पे है डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी। अब डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी, अब इक्विटी कंपनी ने रेज किया होगा, शेयर इश्यू किए होंगे और उसके अगेंस्ट में कैपिटल रेज किया होगा, तो उस पर डिविडेंड पे किया गया है, तो ये किस वाले हेडिंग में जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में यार। ओके, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट है। अब कंपनी किसी शेयर में इन्वेस्ट करके रखा होगा, तो वहां से जो डिविडेंड मिल रहे हैं, तो इसकी एंट्री कहाँ जाएगी, इसकी एंट्री जाएगी इन्वेस्टमेंट में यार, ना कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में यार। आगे चलते हैं, डिवेंचर इशूड है, मतलब कि कंपनी ने कैपिटल के लिए डिवेंचर इशू किए हैं, तो इसकी जो एंट्री जाएगी वो जाएगी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। ये भी उसी में जाएगा, इक्विटी इशू, परचेज ऑफ मशीनरी। अब यदि कोई कंपनी किसी मशीनरी में इन्वेस्ट कर रही है, तो ये फॉल होगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। परचेज ऑफ लैंड, वो इसी में जाएगा, प्रोसीड्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स है। ये दोस्तों जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। तो इस तरह से दोस्तों, मतलब कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश इनफ्लो और आउटफ्लो का एंट्री जाता है यार। अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल रख रहा हूँ। सी, ये जो ऊपर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और नीचे जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये दोनों एक ही कंपनी का है। अब आप गौर कीजिए कि यहाँ पे 2021 में कंपनी को 2082 करोड़ का लॉस है, 22 में 235 करोड़ का लॉस है, फिर लॉस है, फिर लॉस है, फिर लॉस है और फिर लॉस है। मतलब कि कंटिन्यूअस 4-5 सालों से कंपनी को लॉस ही हो रहा है। अब एक बार आप ये कंसीडर कीजिए, यदि आप केवल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देख के किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये चीज को देख के आप डिसाइड करें कि ये कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए सही नहीं है, क्योंकि ये कंपनी तो प्रॉफिट कर ही नहीं रही है। यदि आप केवल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख रहे हैं, तो आपके सामने ये पिक्चर अराइज हो रहा है यार। लेकिन थोड़ा रुकिए, अब गौर कीजिए कैश फ्लो स्टेटमेंट पे यार। तो यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में गौर कीजिए, तो यहाँ पे देख रहे 48 करोड़ को कंपनी को रेज हुआ है, यहाँ पे 78 करोड़, 124 करोड़, 346 करोड़, 350 करोड़ है। मतलब कि पिछले 3-4 सालों से कंपनी के गल्ले में पैसे आ रहे हैं यार, हालांकि अकाउंटिंग प्रॉफिट नहीं है यार। और दोस्तों यही विडंबना खड़ा हो जाती है जब केवल आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देख के इन्वेस्ट करते हैं यार। अब फर्दर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डीप डाइव करके देखिए, तो यहाँ पे कंपनी को जो लॉस हो रहा है यार, वो लॉस मेनली डेप्रिसिएशन की वजह से हो रहा है यार। आप देख रहे हैं कंपनी को जो लॉस है वो मेनली डेप्रिसिएशन की वजह से हो रहा है। और ये डेप्रिसिएशन क्यों अराइज हो रहा है, क्योंकि कंपनी ने प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट करके रखे होंगे यार, इसलिए कंपनी इतनी डिप्रिसिएशन चार्ज कर रही है। तो देखिए हो क्या रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हिसाब से आपको लग रहा है कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए सही नहीं है, लेकिन वहीं पे जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में गौर करते हैं, तो आपके सामने पिक्चर अराइज होता है कि नहीं, एक कंपनी कैश जनरेट कर रही है यार। तो ऐसे कंपनियों में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं यार। अब आपके सामने मैं कुछ और एग्जांपल रखता हूं यार। अब इस एग्जांपल को गौर कीजिए,
अब यहाँ पे इस कंपनी का देख रहे हैं यहाँ, इस कंपनी को लगभग हर साल लॉस हो रहा है यार, कंपनी को लगभग हर साल लॉस है। ठीक है, बात करें सेल्स ग्रोथ की यार और प्रॉफिट ग्रोथ की, तो ये भी कोई सब्सटेंशियल नहीं है, नेग्लिजिबल है यार। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फिगर भी निगेटिव ही है यार। लेकिन गौर कीजिए इसके कैश फ्लो स्टेटमेंट का, आप देख रहे हैं कंपनी को हर साल पॉजिटिव कैश फ्लो है एंड दैट टू फ्रॉम कोर एक्टिविटीज है। मैं यहाँ पे इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कोर एक्टिविटीज की बात कर रहा हूँ। तो हो क्या रहा है कि अकाउंटिंग प्रॉफिटेबिलिटी तो नहीं है कंपनी के पास में, लेकिन कंपनी के गल्ले में पैसे आ रहे हैं। अब सी, जब किसी कंपनी के पास में कैश होते हैं ना दोस्तों, बोलते हैं कि कैश इज किंग, तो कंपनी बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस कर लेती है यार। लेकिन यदि अगर कंपनी के पास अकाउंटिंग प्रॉफिट तो हो है लेकिन कैश फ्लो नहीं हो, तो ऐसे कंपनियों को गोइंग फॉरवर्ड दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है यार, या पड़ता है यार। तो दोस्तों देखिए, जो दो एग्जाम्पल रखा, दोनों एग्जाम्पल में यदि प्लेन आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखते तो इससे पिक्चर अराइज होता कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए सही नहीं है। लेकिन जैसे ही आप कैश फ्लो स्टेटमेंट पे गौर करते हैं तो वहां से आपको पता चलता है कि नहीं, ये कंपनी तो कैश जनरेट कर रही है और ये इस कंपनी में इन्वेस्ट किया जा सकता है यार। जो दोनों एग्जाम्पल मैंने रखा है, तो दोनों एग्जाम्पल में कंपनी का जो अकाउंटिंग प्रॉफिट है वो नेगेटिव में है, लेकिन कैश फ्लो कई सालों से पॉजिटिव है यार। अब हम आगे चलते हैं यार। अब एक बार इस कंपनी को गौर कीजिए। अब यहां पे आपको दिख रहा होगा कि कंपनी को कई कई सालों से लगातार प्रॉफिट हो रहे हैं यार। ओके, और 3 साल का इसका सेल्स ग्रोथ भी देखिए, कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी है यार। लेकिन अब एक बार गौर कीजिए आप इसके कैश फ्लो स्टेटमेंट पे, एंड दैट टू कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो इस कंपनी की जो कोर एक्टिविटीज है उस पर गौर कीजिए। अब देखिए कंपनी को हर साल जो कैश फ्लो है वो निगेटिव है यार। तो यहाँ पे क्या पिक्चर अराइज होगा, जब आप कैश फ्लो को नहीं देखेंगे, केवल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखकर लगेगा कि इस कंपनी में इन्वेस्ट किया जा सकता है यार। लेकिन जैसे ही आप कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखेंगे आपको समझ में आएगा कि कंपनी के पास अकाउंटिंग प्रॉफिट तो है यार, लेकिन रोकड़ा नहीं है यार, कैश नहीं है। तो क्या होगा, यदि कैश नहीं होगा तो लंबे समय में इसके पास जो डेट है, जो लॉन्ग टर्म डेट है, उसको नहीं चुका पाएगी यार। कंपनी के पास हो सकता है कि ऑपरेटिंग कैपिटल की कमी पड़ जाए यार। तो इस तरह के कंपनियों में शायद आपका एनालिसिस बने कि नहीं यार, इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी के पास में कैश तो है ही नहीं यार। तो दोस्तों, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है ना, वो कंपनी के पास कितना कैश जनरेट हो रहा है वो शो करता है, लेकिन जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो अकाउंटिंग प्रॉफिट शो करता है। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि आप कैश फ्लो स्टेटमेंट को भी देखें इन्वेस्टिंग करने से पहले यार। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।